वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। लिखेंगे माना तार ए की त्रिज्या, तार ए की त्रिज्या आर ए तथा लंबाई एल ए है। माना तार बी की त्रिज्या आर बी तथा लंबाई एल बी है। अब प्रश्न को एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि व्यास के बारे में दे रखा है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। उसी के पदों में हम इसे करेंगे। तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है। अब लिखेंगे इसमें चौकी का चिन्ह लगा करके दोनों तार एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ का मतलब है उसके घनत्व बराबर है। एक ही पदार्थ के बने हैं। एक ही पदार्थ के बने हैं और चूंकि दोनों का द्रव्यमान भी समान है, द्रव्यमान समान है, इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे। नीले से क्या लिखेंगे? पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान। एन ए इक्वल टू एन बी, मास ऑफ वायर ए इक्वल टू मास ऑफ वायर बी। करेंगे। अब देखिए मास का तो हमारे पास में कुछ वैल्यू दे नहीं रखा है, परंतु उसका सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व रख लेंगे यहाँ पर। तो आयतन ए गुणा घनत्व ए इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर आयतन गुणा घनत्व बी। अब एक और चीज ध्यान देंगे, क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, जिससे कि उनके घनत्व बराबर होंगे तो घनत्व ए से घनत्व बी को आप काट सकते हैं। घनत्व की यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, तो दोनों का द्रव्यमान बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो सॉरी आयतन बराबर हो जाएगा। आयतन ए बराबर आयतन बी, यानी वी ए इक्वल टू वी बी। वोल्टेज नहीं, आप इसको समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे। वी ए इक्वल टू वी बी। अब आयतन भी हमारे पास नहीं है। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है यदि उसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल दे रखा है तो उसको लंबाई से गुणा करके उसका आयतन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आयतन भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, ना ही उसका क्षेत्रफल दे रखा है। करेंगे क्या?
लेकिन त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या भी नहीं दे रखी है भैया, व्यास दे रखा था। तो त्रिज्या और व्यास में संबंध होता है दुगने का, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यहां से हम उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन तार ए है, ये क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। पाई आर स्क्वायर ए, ये क्या है, पहले तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, गुणा, यदि मैं इसको L से गुणा कर दूं, यानी जो तार ए की लंबाई है उसको मैं गुणा कर दूं, तो ये आयतन बन जाएगा, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही सेम करूंगा, तो पाई आर बी स्क्वायर इंटू एल बी। ओके, आई होप आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। अब कुछ कटेगा यहाँ से, पाई से कटेगा पाई, और केवल बचा आपके पास आर स्क्वायर ए इंटू एल ए इक्वल टू आर बी स्क्वायर इंटू एल बी। ठीक है, तो आर वाले जो पद है मैं उनको एक तरफ कर लेता हूँ, और एल वाले जो पद है मैं उनको एक तरफ यदि कर लेता हूँ, तो क्या प्राप्त होता है, एल ए अपॉन एल बी इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, एल बी आर बी स्क्वायर बटे आर ए स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि आगे हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें एक और लाइन दे रखी थी कि तार ए का व्यास, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है। अब जब व्यास आधा है तो उसकी त्रिज्या भी कैसी होगी, आधी ही होगी। तो आर ए इक्वल टू, यहां लिखना चाहिए था मुझे, आर ए इक्वल टू आर बी अपॉन 2, क्योंकि व्यास जब आधा है तो उसकी त्रिज्या भी आधी ही होगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे तार ए का प्रतिरोध। ये तो हमने केवल संबंध स्थापित किया है कि दोनों तारों की लंबाइयों के अनुपात क्या क्या हो जाएंगे उनकी त्रिज्याओं के पदों में। तो ये समीकरण नंबर 1 के अकॉर्डिंग दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है, दोनों तारों की लंबाइयों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। लिखेंगे तार ए का प्रतिरोध, तार ए का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर ए इक्वल टू रो एल ए अपॉन ए, ये तो होगा ए ए। अब क्षेत्रफल तो हमारे पास में है नहीं, परंतु यहाँ पर हम क्षेत्रफल रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर, तार ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ए के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली, एक लाइन यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ, पाई आर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल का सूत्र बन गया, यानी आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, इसको समीकरण नंबर क्या मान देंगे, 2 मान देंगे। इसी प्रकार तार बी का प्रतिरोध, अब क्योंकि एक ही पदार्थ के बने हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध रो बिल्कुल बराबर ही होगा, तो रो के स्थान पर तो रो ही आप प्रयोग करेंगे। तो आर बी इक्वल टू रो एल बी अपॉन सेम ये पाई आर बी स्क्वायर। समीकरण नंबर आप इसको 3 बना देंगे, क्योंकि 2 ऊपर बन चुकी है, तीसरी हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए
डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 2 को 3 से, चाहे तो आप किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी भी समीकरण को किसी से आप कर सकते हैं। मैं 2 को 3 से करता हूं, देखते हैं क्या प्राप्त होता है। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू रो एल ए अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू, ऐसे यहाँ पर पाई आर बी स्क्वायर पहुंचेगा ऊपर बटे रो एल बी आ जाएगा नीचे। रो से कटेगा रो, पाई से कटेगा पाई, रो से कटेगा रो और पाई से कटेगा पाई, तो ये तो कट गया। जो बचा उसको लिखेंगे आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू, अब देखिए एल वाले जो पद है मैं उनको एल वाली तरफ लिखूंगा और जो आर वाले पद हैं त्रिज्याओं वाले पद हैं मैं उनको त्रिज्याओं वाले पदों में लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा एल ए बटे एल बी गुणा, ऐसे यहाँ पर आर बी स्क्वायर बटे आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपने इसको समझा होगा। ओके, अब वैल्यू रखेंगे हम, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से एल ए अपॉन एल बी का मान रखने पर, यदि आप यहां ये मान रखेंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू एल ए अपॉन एल बी आ गया। अब देखिए एल ए अपॉन एल बी के स्थान पे आर बी स्क्वायर बटे आर ए स्क्वायर रखेंगे। गुणा ये जो चल रहा है ये आर बी स्क्वायर पूरे के बटे आर ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, मैं नीचे की इक्वेशन साफ कर देता हूं, ये केवल समझने के लिए था क्योंकि आपने इसको समझ लिया होगा। अब यहां से आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखो आर बी स्क्वायर है, आर बी स्क्वायर ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा हो रहा है, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू आर बी की पावर 4 हो जाएगी बटे, ऐसे यहाँ पर आर ए की पावर 4, आर ए की पावर 4 त्रिज्याओं के पदों में जो प्रतिरोध है वो ये हो जाता है आर बी की पावर 4 बटे आर ए की पावर 4। अब एक लाइन थी यहाँ पर जो दे रखी थी सवाल में कि तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, यानी आर ए इक्वल टू जो दे रखा था आर ए इक्वल टू आर बी अपॉन 2, ये क्या दिया है, ये वैल्यू भी प्रयोग करो। करेंगे तो क्या प्राप्त होता है जरा देखते हैं। अब मैं जगह बनाता हूं, आर ए अपॉन आर बी बराबर आर बी की पावर 4 बटे आर ए, और आर ए के स्थान पर क्या जाएगा आर बी अपॉन 2, आर बी अपॉन 2
और इसकी पावर कितनी है 4 है। यही तो हो जाएगा। आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू आर बी की पावर 4 बटे आर बी की पावर 4 बटे में 2। अब इसकी पावर 4 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये बटेगा जो 16 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा 16। आर बी स्क्वायर बी की पावर 4 है, बी की पावर 4 है, तो ये कट जाएगा, बचेगा केवल यहाँ पर 16। और आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू ये बचा आपका केवल 16 यहाँ। अब कुछ और वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तार ए का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है। तार ए का प्रतिरोध कितना दे रखा था, 24 ओम दे रखा था। ये प्रयोग करेंगे वैल्यू यहाँ पर, तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 बटे आर बी इक्वल टू 16। आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बटे 16, 24 बटे 16। 4 से काट लो, 4 चौक 16, इसको 4 से काटेंगे, 4 6 24, 6 बटे 4, फिर 2 से काटो, 2 फिर 3 आ जाएगा, 2 बटे 3, 3 बटे 2, यानी आर बी इक्वल टू 3 बटे 2। काटेंगे तो क्या आएगा, 1.5, 1.5 आ जाएगा, 1.5 ओम। तार ए का जो प्रतिरोध है वो 24 ओम है, तो तार बी का प्रतिरोध कितना होगा, 1.5 ओम होगा। यहां आने के पश्चात ये प्रश्न पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं बनाकर हल करने का प्रयास कीजिए।